ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 ये क्रश कोर्स चल रहा है आपका। तो मैंने पहले सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं हर टॉपिक में से थोड़े-थोड़े, जो कि मेरे को लगता है कि आने के चांसेस हैं उससे मिलते-जुलते क्वेश्चन, ठीक है? उस कॉन्सेप्ट से मिलते-जुलते क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड्रेटिक का है। डिटरमाइन वेदर x इज इक्वल टू -1/2 एंड x इज इक्वल टू 1/3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला मैं करके देखता हूँ, सेकंड वाला आप करना। तो सिंपली x इस इक्वेशन में x की जगह -1/2 डाल लो पहले तो 6 -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 -2 इक्वल्स टू 0। 6 into 1/4 प्लस 1/2 माइनस 2/1। एलसीएम लिया 4 6 हो गया, ये प्लस कितना हो गया 2 हो गया, और ये -8 हो गया। तो ये देखो, ये 4 तो उधर जाके कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 8 - 8 0 हो गया। तो यानी कि सेटिस्फाई कर दी, यानी ये तो सॉल्यूशन है। ऐसे ही सेकंड वाले को डाल के देख लो आप, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ आया? चलो गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया क्योंकि मैं जल्दी से शॉर्ट में आपको समझाना चाह रहा था। क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिए, अभी तो क्रैश कोर्स चल रहा है तो सब कुछ जल्दी, ठीक है? तो ये ऐसे क्वेश्चन दे रखी है कि येलो में x + 3 / x - 2 - 1 मैंने x / x = 17/4 और बहुत सारा सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, ये रूट्स निकालने हैं। तो इसको सॉल्व करते हुए चलो, जैसे नॉर्मल मैथ्स में हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया मैंने, x - 2x सॉल्व करते हुए चला, ये राइट हैंड साइड तो 17/4 ही रहा, ठीक है? 4 है, 4 17/4 चलता रहा। अब इसको और सॉल्व करो, ये काटो पीटो ये सब आप कर ही लोगे यार, इतनी मैथ्स तो जानती हो, 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है? अभी प्रैक्टिस की बात चल रही है। तो लास्ट में एक ऐसी इक्वेशन बनेगी आपको ये पूरा सॉल्व करके, वो बताया तुम आपको। 9x² - 34x - 8 = 0। ये पूरा और इसको सॉल्व करते हुए चलोगे ना यहाँ तक को, उसके बाद ये लास्ट में बनेगी आप। फिर इसको बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आते ही होगा, क्वाड्रेटिक में क्या सॉल्व करते हुए करोगे तो आंसर आ जाएगा। x की यानी रूट आएंगे 4 और -2/9, जो कि होगा आपका आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 12x² + 5x - 3 = 0, और इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब कि रूट्स निकालने हैं, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। x = -b + √b² - 4ac, जो कि होता है d अपॉन में 2a। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बस इसमें क्या है, ये एबीसी क्या होता है, ए आपको हो गया एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि 12, बी हो गया एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि 5, सी होता है कांस्टेंट यानी कि -3। ये एबीसी इस फॉर्मूले में डाल के एक्स की दो वैल्यू निकालो। कैसे? तो एक बार प्लस करके यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, एक बार ये नीचे माइनस वाला, ठीक है? खुद करो सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, आंसर भी बताऊंगा इसका, आंसर बताने की जरूरत नहीं है, खुद सॉल्व करो और कॉन्फिडेंट रहो। या फिर एक काम करो, कमेंट सेक्शन में लिखो आंसर, अगर गलत होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k in the given quadratic equation for which the given value is a solution of equation। तो क्या रखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और बोल रखा है ये जो x = 2 है ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन या रूट या जीरो में बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में कि वो एक ही बात होती है। तो बेसिकली कह रहा है कि ये x = 2 जो रूट है इस इक्वेशन का, k की वैल्यू निकालो। तो हमें कॉन्सेप्ट पता है, जो रूट होता है वो इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है। तो x की वैल्यू 2 डाल दो इसमें, तो डायरेक्ट डाल रहा हूँ, x की वैल्यू 2 तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -3 = 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 4k = -1, तो k = -1/4। ये आंसर खत्म हो गई, बात समझ आ गया ना? इजी था कि नहीं था ये बताओ? इजी था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो नहीं होंगे, और कॉन्सेप्ट कब पता होंगे, जब आप मुझसे पढ़े होंगे, ठीक है? तो ये सॉल्व कर लो। जब भी जो रूट होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, जीरोस होते हैं, वो तीनों एक ही बात होती है, और वो तभी होते हैं जब इक्वेशन में सेटिस्फाई करें। तो हम नेक्स्ट वैल्यू डाल दी। ओके गाइस, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है और इसके आने की पूरी पूरी चांस है। तो ये पूछा नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ द रूट हम कैसे बताते हैं, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल रूट्स होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर नेगेटिव हो यानी 0 से कम हो तो नो रियल रूट, मतलब रियल रूट नहीं बनते। और डी की अगर 0 के बराबर हो तो इक्वल रूट्स बनते हैं, यानी दोनों एक्स की वैल्यू इक्वल होती है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इस फॉर्मूले में हमें डालो, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। बस इसमें देखो b² क्या है, ये 4, तो 16 - 4a, a क्या होता है 2, और c क्या है 3, तो ये तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव यानी इसका आंसर होगा नो रियल रूट। खत्म। ओके गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है? तो टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला है हमें, इसमें बस ये भी दे रखा है, इसमें कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, देखो यहाँ पर 11 चल रहा है, तो क्या कॉमन हो रहा है इसमें, कॉमनली 0 हो रहा है, तो 0 है इसका कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू 0 हो गई।
ये इस बच्चे के बाद जब एक ही जैसा टर्म होता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिखे यार, कुछ कॉमनली तो दिख नहीं रहा, अरे कॉमनली क्यों नहीं दिख रहा, सब में 0 0 ऐड हो रहा है तो कॉमन 0 हो जाए। अब सेकंड एग्जांपल देख लो, 5 1/2 9 1/2, तो इसमें देखो अब ये 1/2 1/2 1/2 तो कॉमन ही है, तो बाकी इसको अब देखो 5 + 4 9 9 + 4 13 13 + 4 17, यानी कॉमनली डी 4 ऐड हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 4। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि 1/2, तो आप कोई अपना जो बेसिक फॉर्मूला उससे भी कर सकते हो कि कोई भी दो टर्म को उठाओ और फाइनल बैलेंस इनिशियल कर दो, तो उससे आपका डी निकल जाएगा। लेकिन मेरे को डायरेक्ट दिख गया कि यार सब में 1 1 2 1 2 1 2 है, तो सीधे नंबर देख लो फुल नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं क्रैश कोर्स में। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि मुझे लगता है कि काफी यूजफुल होंगे आपके लिए। तो उसका 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। तो नीचे एपी दे रखा है 7 3 -1 5, उसका 28 टर्म। तो बेसिकली हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एपी का क्वेश्चन है टी एन a + n - 1d, और हमें 28 टर्म मांगना है, यानी एन की वैल्यू 20 है, ए यानी फर्स्ट टर्म 7, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो कोई से भी दो टर्म देख के फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, लेकिन देखो दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट ही -4 -4 -4 है, तो डी की वैल्यू होगी -4। सारी चीज आपको पता है, इस फॉर्मूले में डालो, आंसर निकाल दो सीधे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ए क्या आपका 7 + 19 और डी -4, तो कितना होगा, ये होगा -69, और ये आपका आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 3 6 9 12, और ऐसे चलता हुआ जा रहा है ये एपी। लास्ट टर्म्स का दे रखा है 111। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म, मतलब ये जो एपी चलती जाए जिसका लास्ट टर्म 111 हो, तो ऐसे एपी में कितने टर्म्स होंगे। तो फॉर्मूला अपना वही बेसिक, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो हमें क्या क्या पता है इस एपी में, फर्स्ट टर्म पता है यानी ए की वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस 3 3 ऐड हो रहा है, तो डी की वैल्यू भी 3, टी एन ये लास्ट टर्म ये भी पता है। फॉर्मूले में डालो, एन निकालो, हमें बेसिकली एन फाइंड करना है इसमें, नंबर ऑफ टर्म। फॉर्मूले में डालो, टी एन की वैल्यू 111, ए आपका 3 प्लस एन हमें निकालना है डी 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एन की वैल्यू आ जाएगी 37। अब ये सॉल्व करना मैं बताऊंगा, ये मत बोल देना मुझे, कर दोगे ना इसको सॉल्व यार। क्या बनेगा 3 + 3n - 3, तो यह 3n अपॉन इज इक्वल टू 111 हो जाएगा। तो जब काटोगे 3 से 111 को तो 37 आ जाएगा। ओके गाइस, ये देखते हैं 9th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी दे रखा है 8 3 -2। तो फॉर्मूला नीचे मैंने लिख रखा है Sn = n/2 2a + n - 1d। तो हमें सम निकालना है। तो a क्या है इसमें, a 8 है, a की वैल्यू 8, t कितना है, क्या कॉमनली सब इसमें कॉमनली सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है देखो -5, फिर यहाँ से -5, तो d की वैल्यू आ गई -5। बस इस फॉर्मूले में डाल दो अब। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो क्वेश्चन दे रखी है 22, ये 22 टर्म्स का सम है। तीनों चीजें मिल गई, अभी क्वेश्चन में इसमें डाल के निकाल नहीं सकते, सॉल्व भी तो करना है आप सिर्फ से। तो Sn = n/2 22/2 11 2a यानी 2 × 8 16 प्लस 21, और d की वैल्यू -5 ये है। अब इसको सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व करोगे मैं आंसर बता देता हूँ, -979 आएगा आपका। ओके गाइस, 10th क्वेश्चन, ये भी एपी का क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 2 डिजिट, देखो क्वेश्चन समझो गलत हो सकता है, 2 डिजिट पूछा है, 2 डिजिट जो 7 से डिविजिबल हो। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो कौन सा होता है, 14। फिर ऐसे 7 7 के डिविजिबल है तो टेबल चलेगा 21 28 ऐसे। और लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 98, क्योंकि 100 के बाद तो 3 डिजिट हो जाता है, तो 98 भी 7 से कट जाएगा, काट के देख लो 14 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये एपी बन गई हमारी, जिसमें ए है 14, डी तो 7 के डिविजिबल चलेंगे यानी 7 ही होगा, और लास्ट टर्म यानी टी एन होगा 98। अब यहाँ से एन नहीं फाइंड कर सकते आप, टी एन = a + n - 1d के फॉर्मूले में डाल के, ये सारी चीजें हमें पता चल गई। इस फॉर्मूले में डाल दो a + n - 1d में, एन की वैल्यू निकाल दो, आंसर आएगा 13। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर दिए। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 क्रैश कोर्स। तो अभी सर्कुलर क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। तो इन दिस फिगर, एक फिगर दे रखा है जिसमें ओ सेंटर है, एस पी ए टेंजेंट है, और एस आर टी ये वाला एंगल ये दे रखा है 65, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछिए, मतलब ये इसकी। तो देखो टेंजेंट मतलब ये रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपस में 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इसको ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को देखें, तो सम ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 है 65 है, तो x कितना होगा, सीधे सीधे एंगल सम प्रॉपर्टी से x हो जाएगा 25। तो x तो हमने निकाल लिया। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, अब गौर से सुनो, ये जो है ना, ये आर्क से जब कोई एंगल सेंटर पे बनता है वो डबल होता है, तो ये y डबल होगा x के।
तो y हो गया 50। अब इस वाले ये जो ऑरेंज से मैं कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल में देखो ये 90 है 50 है, तो z 40 होगा। तो आ गया आंसर 25 50 40। क्वेश्चन नंबर 12, in the figure TP and TQ are tangent with center O और angle POQ is equal to 120, find the OPQ। OPQ फाइंड करना है। OPQ मतलब ये, तो इसको मैं थोड़ा सा ये ब्लू से डॉट ये कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको OPQ, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें O की वैल्यू 120 डिग्री है। अब एक चीज बताओ, ये OP रेडियस है और OQ भी रेडियस है, तो इन दोनों की लेंथ सेम होगी तो एंगल भी सेम होगा, यानी ये वाला P एंगल भी सेम होगा और Q एंगल भी सेम होगा। तो और ये पूरा ट्राइंगल है OPQ, तो जिसमें वो ये 120 है तो इन दोनों का सम 60 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से P और Q का, और दोनों की साइड सेम है तो एंगल भी सेम होंगे, यानी ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, ये वाला भी। और पूछा OPQ तो OPQ मिल गया 30 डिग्री आंसर इसका। सिंपल कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दोगे आप, ज्यादा दिमाग ही नहीं चलाना। कॉन्सेप्ट इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझ आएंगे पूरा हो जाएगा। सिंपल पे सॉल्व कर लेना सारे प्लेलिस्ट में जाके। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये भी सर्कल का ही है। पॉइंट P is 20 cm away from the center O of the circle and the length PT of the tangent drawn from point P to the circle is 10 cm, find the radius। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये एक सर्कल है, सेंटर O, तो सेंटर से एक पॉइंट P है जिसकी लेंथ दे रखी है 20 और वो एक टेंजेंट बना रहा है PT, ये PT ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो, ठीक है। और पूछा है ये PT की लेंथ भी दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 10। अब ये रेडियस पूछ रहा है, तो अब देखो ये OT को अगर मैं ज्वाइन करूं, ये रेडियस ही तो होता है, और हमें पता है कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री बनाता है। तो अब ये जो ट्राइंगल बन गया, कौन सा ट्राइंगल, OPT, ये जो ट्राइंगल है पिंक से जो मैं कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हमें ये वाली साइड भी पता है, ये वाली साइड भी पता है, तो इसको x मान के हम पाइथागोरस लगा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू रेडियस होगी। पाइथागोरस लगाओ इस OPT में, तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10√3, सीधे पाइथागोरस लगाओ 10√3 आंसर आएगा। In the figure O is the center and AB is a tangent to it, a point B, if BDC is equal to 65 degree find BAO। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये का BDC 65 डिग्री है और हमें BAO पूछना है, तो बेसिकली हमें ये वाला एंगल पूछा है। तो पहले ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ ना, इस वाले ट्राइंगल पे आप फोकस करो, ये पिंक, तो इसमें 65 है, ये 90 है। 90 क्यों है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये रेडियस 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये 65 है, ये 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा एंगल ट्राइंगल इस BDC में, तो ये 25 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 25 हो गया। अब देखो ये एक आर्क है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि आर्क जो है वो सेंटर पे डबल बनाती है किसी और जगह से, तो ये सेंटर हो गया BOE इस वाली आर्क का, ये जो ब्लू कलर है, और ये वाला कोई और एंगल हो गया, तो ये 25 था, तो ये सेंटर वाला 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगली बात समझ में। अब ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल पे फोकस करो, तो इसमें ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये 50 हो गया सेंटर वाला, तो ये एंगल है 40 हो जाएगा एंगल प्रॉपर्टी से, और ये पूछा था एंगल है, तो बस 40 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, AB एक डायमीटर है और कॉर्ड दे रखी है CD, और PT एक टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, और ये लेंथ दे रखी है PB की 4, PD की 5, PC की 7.8, और पूछा है AB डायमीटर, ABD की लेंथ पूछी बेसिकली। तो देखो एक फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल पॉइंट मतलब टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में रिलेशन का, ये टेंजेंट है PT, तो PT का स्क्वायर होता है ये इस वाली कॉर्ड को अगर हम देखो AB वाली को एक्सटर्नल पॉइंट से, तो PB इंटू PA पूरा वाला। सिमिलरली इस वाली कॉर्ड से अगर PT का टेंजेंट देखूं रिलेशन, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PD इंटू PC। अब इस फॉर्मूले को यूज करके आप AB की वैल्यू निकाल सकते हो काट पीट के, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं आंसर बता देता हूँ। AB के आंसर होगा 12। कमेंट में लिखो जल्दी हुआ कि नहीं हुआ, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कॉर्ड और टेंजेंट का रिलेशन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कम चांस है पर आ सकते हैं, चांस है थोड़े बहुत है, पता होना चाहिए आपको। आंसर लिखो जल्दी, आंसर 12 आना चाहिए आपका। तो गैस क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्रैश चल रहा है मैं करवा रहा हूँ। तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है PQR, जिसमें एंगल की 90 डिग्री है और PQ की वैल्यू 24 है, QR की वैल्यू 7 है। तो अगर आपको ट्रिपलेट पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये ट्रिपलेट है, ये 24 है PQ और ये QR 7 है, तो ये PR 25 हो जाएगा इस वाले ट्रिपलेट से, वरना तो पाइथागोरस लगा के PR की वैल्यू निकाल सकते हो। हमें रेडियस फाइंड करना है, तो बेसिकली ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों टेंजेंट है और टेंजेंट इक्वल होती है, तो ये x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, तो ये पूरा 24 है, तो ये PM हो गया 24 माइनस एक्स, क्योंकि ये x हो गया। ये पूरा 7 है, तो LR हो गया 7 माइनस एक्स। सिमिलरली ये दोनों भी टेंजेंट है, तो ये भी 7 माइनस एक्स हो गया। ये दोनों भी टेंजेंट है, ये 24 माइनस एक्स हो गया। अब इन सबको आप ऐड कर दो, तो इसका सम आ जाएगा ये वाला, कितना होगा 56। तो 56 को बराबर कर दो इन सबके, और जब आप करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू होगी वही रेडियस होगा, खत्म। बस इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, एंगल ABC 100 डिग्री दे रखा है
और ACD 40 डिग्री दे रखा है, पूछा हुआ है ADC और DCT, मतलब ADC ये वाला एंगल पूछा है और DCT इसको पिंक से कर देता हूँ, और एक ये वाला एंगल पूछा है। तो पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और क्वाड्रिलेटरल जब सर्कल के अंदर होता है तो उसके जो अपोजिट साइड है उनका सम 180 डिग्री होता है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। तो ये 100 है तो ये डायरेक्टली 80 होगा, अपोजिट साइड है तभी तो 180 होगा इनका सम, तो डी तो हमें मिल गया, यानी वाला हमें मिल गया 80 डिग्री। अब बोलो ये DCT कैसे निकालेंगे। अब इस वाले ट्रायंगल को विजुलाइज करो जो ब्लू में कर रहा हूँ, तो इसमें ये 40 है 80 है, और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 हो जाएगा क्योंकि सम 180 होता है, और ये एंगल ए और एंगल सी इक्वल होते हैं तो ये भी 60 होगा। क्यों इक्वल होते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी इक्वल होते हैं दोनों, तो ये हो गया 60, तो ये भी हो गया 60। आंसर सॉल्व्ड। Okay guys, question number 18, draw line segment AB is equal to 6 cm and divided internally in the ratio 4:3। तो ये 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। AB पहले हमने ये 6 सेंटीमीटर की खींच दी, उसके बाद एक AX एक्यूट एंगल बना लो और इसको A1 A2 A3 A4 A5 A4 है A6 और यहाँ पर A7 ले लो, और ये इस तरह से काटो कि A1 A2 A2 A3 ये सब इक्वल पार्ट हो, मतलब ये सब इक्वली पार्ट वो पार्टीशन लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये 4:3 है ना, तो A4 को यहाँ ज्वाइन करो C पे, ऐसे A7 को ज्वाइन करो यहाँ पर, तो ये जो AC और CB है ना, यही कट गया आपके इंटरनली, AC:CB जो है ये 4:3 के रेशियो में कट गया, बस ऐसे ही काटना है। Okay, question number 19, draw a circle of radius 3.5 cm, mark a point P outside the circle at a distance of 6 cm from center, construct two tangent। कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करो, सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस बनाओ, वो सर्कल बनाओ। ये सर्कल बनाया मैंने 3.5 सेंटीमीटर का, सेंटर वो है तो ये ले लो 3.5, ठीक है। फिर कह रहा है 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर एक पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P मान लो P है, ये टोटल 6 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, इसको बीच में कर लो, P पॉइंट है। अब इसको ये P पॉइंट पे ना OP के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ली, मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर M पे काट रही है। अब आप क्या करो, ये OM को रेडियस, जो मैं ब्लू कर रहा हूँ OM को रेडियस मान के एक डॉटेड ऐसे डॉटेड एक सर्कल बनाओ। अब ये जो डॉटेड सर्कल, जो ओरिजिनल सर्कल को मान लो Q और R पे काट रहा है, बस अब ये PQ को ज्वाइन कर दो और PR को ज्वाइन कर दो, बस ये बन गए दोनों टेंजेंट, खत्म। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये भी कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंस्ट्रक्टेड सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। तो बेसिकली दो सर्कल हैं, एक 1.8 रेडियस का, एक 2.8 रेडियस का, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम होता है, तो ये माना है एक सेंटर सेम, ये मान लो 2.8 का है और वो 1.8 का है, और ये बड़ा वाला 2.8 का, सेंटर ओ ही है। अब आप क्या करो, एक ये पॉइंट ले लो, कोई बड़ा पॉइंट यहाँ पर P सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। अब इस OP का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो यहाँ से मान लो, और इसको ज्वाइन कर दो, मान लो ये M पे काट रहा है OP को। अब क्या करो, इस OM को सेंटर मान के, जो मैंने ब्लू कर रहा हूँ, एक डॉटेड सर्कल बनाओ, ऐसे डॉटेड सर्कल बना दिया। अब ये डॉटेड सर्कल जहां पर इस अंदर वाले इंटरनल को काटता है वो मान लो Q है, और ये R है, काट रहा है ना। अब आप क्या करो, ये ज्वाइन कर दो PQ और PR, ये बन गए दोनों टेंजेंट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 21, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन है कि एक लंबा सा ट्री है, एक स्टॉर्म चला, उस स्टॉर्म की वजह से बीच में से टूट गया और टूट के ऐसे गिर गया, ये एक्स वाली हाइट, और एंगल बनाया 30 डिग्री, और ये रूट है, और रूट से इसका जहाँ ये गिरा है उसका डिस्टेंस भी दे रखा है 30 मीटर। तो ये पूछा ओरिजिनल हाइट ऑफ अर्थ, तो ओरिजिनल हाइट तो ये है h, और ये जो टूट के साइड में गिरी है, तो बेसिकली हमें h प्लस x निकालना है। तो पहले हम 1030 लगाएंगे, 1030 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ मैं, 1/√3 परपेंडिकुलर यानी ये h, बेस यानी ये 30 मीटर, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करोगे तो 10√3, सॉल्व आप खुद कर लेना, जल्दी बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, h की वैल्यू निकालते हैं हमने 10√3। अब यहाँ से हम, अब एक काम करो, अब क्या करो, परपेंडिकुलर, अब हमें x निकालना है ना, तो sin 30 लगाओ, sin 30 परपेंडिकुलर h, ये हमने निकाले 10 हाइपोटेनस x, और यहाँ sin 30 की वैल्यू 1.2 होती है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20√3, h भी मिल गया, x भी मिल गया, तो h प्लस x हमारा हो गया 30√3। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। ये एक बिल्डिंग है h हाइट की, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना यहाँ तक, फिर उसके बाद एक बंदा देख रहा है, फिर वो ऐसे आगे तक गया, यहाँ ये डॉट तक 60 मीटर चला, और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया, तो हाइट पूछ रहा है, तो इसको हमने x मान लिया, ये वाला डिस्टेंस जो है, तो पहले हम 1030 पे लगाते हैं, ये 1060 पे लगाते हैं, 1060 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर अपना हो गया h, बेस हो गया आपका ये x, तो यहाँ से पहली इक्वेशन बनी h इज इक्वल टू √3x, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखो नेक्स्ट लगाएंगे हम 60 डिग्री पे, सॉरी 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री पे लगाते हैं। अब 30 डिग्री क्या होता है,
1030 1/√3, परपेंडिकुलर वही h और बेस आपका हो गया पूरा 30 डिग्री यहाँ तक है ना, तो ये पूरा h + 60 x + 60। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी x + 60/√3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों को कंपेयर करके आप निकाल सकते हो h की वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर आपका। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लो, एक प्लेन है जो 1500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। उसने दो शिप्स देखे, ये रहा एक शिप, ये रहा एक शिप, ये रहा, और दोनों पे एंगल बनाया 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो इस पे 45 का एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बनाया और इस पे 30 डिग्री बनाया। तो इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने x मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का y मान लिया। ये पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। तो बेसिकली हमें ये दो शिप है ना, तो y निकालना है हमें बेसिकली। तो y के लिए पहले 1045 निकालते हैं, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। 1045 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर कितना होता है 1500, और बेस कितना हो गया यहाँ पर x, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1500। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 लगाओ 1030 पे, देखो कैसे लगाता हूँ मैं। अब देखो जब मैंने 1030 पे लगाया तो परपेंडिकुलर यानी ये और बेस पूरा x + y, तो ऐसे x + y की वैल्यू आ गई है 1500√3। अब बस इस x की वैल्यू इसमें डाल के आप y की नहीं निकाल सकते, और y है दोनों शिप का डिस्टेंस, बस आंसर आ जाएगा आपका। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 24, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आपका क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड on the solid cone of radius 6 centimeter and height 8 centimeter, find the volume of a combined solid। तो बेसिकली दो सॉलिड है, हमको कंबाइन कर रखा, तो उनका वॉल्यूम, तो पहले आप स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r3, तो r की वैल्यू दे रखी है 7 प्लस कर दो। जब भी कंबाइन हो बस दो जितनी भी चीजें हैं उनको प्लस कर दो उनके वॉल्यूम को, तो पहला हमने कर दिया। और दूसरा है कोन, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, r की वैल्यू दे रखी है 6, तो r² और h दे रखा है 8। को सॉल्व करो और जो सॉल्व करोगे वही आपका आंसर होगा। अभी जमा घटा तो है ना, मैं आपको सिखाऊंगा, कर लोगे ना इसको सॉल्व। 4/3 पाई r³ और 1/3 पाई r², इसको सॉल्व कर दो बस। इसका आंसर बताऊं आपको, ये डायरेक्टली होगी नीचे। चलो इसका आंसर बताता हूँ, 1737.47, ठीक है। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम है, तो सबका वॉल्यूम ऐड कर दो। तो ऐसे दे रखा है, एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके एक साइड पे ऐसे कोन है और एक साइड पे ऐसे क्या बना दिया मैंने, एक साइड पे ऐसे हेमिस्फीयर है। तो पहले कोन का वॉल्यूम कर दो V1, इसका सिलेंडर का निकाल लो V2 और ये निकाल लो V3। और तीनों चीजों के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² प्लस सिलेंडर का पाई r² प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r³। और कंडीशंस दे रखी है, सिलेंडर और कोन का जो रेडियस है 4, तो सिलेंडर और कोन का रेडियस डाल दो उसमें। उसके बाद फिर हेमिस्फीयर का भी रेडियस दे रखा है 7। ऐसे करके सारी चीजें डाल के और आंसर निकाल दो। आप इसको क्वेश्चन पढ़ लेना, आंसर निकाल लो आराम से, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि सिलेंडर और कोन की जो हाइट है और रेडियस सेम है, तो वैल्यू डालो 4, हेमिस्फीयर की दे रखी है 7, डाल के आंसर निकालो डायरेक्ट, ठीक है। कर लोगे ना इतना, तो चलो कल पेपर है तो कर लो जल्दी। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 26 काफी ट्रिकी हो सकता है अगर समझना है तो, वैसे तो इजी है। एक सिलेंडर है और उसके अंदर ऐसे स्फीयर दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर बराबर है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। तो इस फिगर को गौर से देखो, अभी अंदर स्फीयर है, तो जो हाइट ऑफ अ सिलेंडर है वो 2r होगी, क्योंकि ये पूरा डायमीटर ही होगी ना हाइट ऑफ अ सिलेंडर, और डायमीटर होता है 2r, तो हाइट ऑफ अ सिलेंडर 2r होती है। अब बस फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूले में क्या क्या डालोगे, पहले सरफेस एरिया का आपको स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो, उसके बराबर का सरफेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखो और h की जगह 2r डालो, तो दोनों बराबर आएंगे। देखो करके दिखाता हूँ। अब देखो, आप गौर से देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई r² और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r/h। यहाँ पर h की जगह 2r डालो, तो ये भी हो जाएगा 4 पाई r²। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये और ये सेम है, बस ये तो प्रूव करना था। चलो गाइस, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं दोनों सॉलिड के। तो इन दोनों में पहला स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, तो लिख रहे हैं हम 4/3 पाई, r की जगह 3 लिखेंगे क्योंकि डायमीटर 6 है। 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू सिलेंडर का होता है पाई r²h, पाई r की जगह यहाँ 2 हो जाएगा, डायमीटर 4 है, पाई r² h 45 है। बस इस इक्वेशन को पूछा कितने, हाउ मेनी सॉलिड स्फीयर्स, तो यहाँ पर n डाल देंगे। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू नहीं आ जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करो n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको काट दो, कैसे सॉल्व करोगे, पाई से पाई गया, 1 3 से गया, ये स्क्वायर हो गया, तो ये गया 36 में। जल्दी जल्दी करो, अपनी स्पीड में कर सकते हो। 36 n, हमें n नंबर निकालना है ना, तो ये हो गया 180, तो n की वैल्यू आ गई 5, तो यानी 5 सॉलिड स्फीयर बन जाएंगे मेल्ट करके।
ओके गाइस, ये स्टैटिस्टिक का मीन का क्वेश्चन है। आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें आपको इंटरवल दे रखे हैं और नीचे फ्रीक्वेंसी दे रखा है और पूछा मीन निकालो। तो नीचे मीन का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो एफ आई तो ये हो जाएगा इन सबका सम, तो ये नीचे वाला पार्ट तो हमें मिल जाएगा इन सबको ऐड करके। एफ आई एक्स आई के लिए हमें पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ये कैसे निकालते हैं? लोअर ये इंटरवल है ना, इन दोनों का सम करके अपॉन 2, यानी 25 प्लस 10 35 अपॉन 2 17.5, ऐसे करके सॉल्व करते चलो। 65 अपॉन 2 यानी कि 32.5 ये होता है ना। तो ऐसे करके सॉल्व करते हुए चलो। उसके बाद एफ आई एक्स आई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। फिर एफ आई एक्स आई जो निकलेगा इसका जो सम होगा वो यहाँ डालो और एफ आई का सम यहाँ डालो, आंसर सॉल्व करो, खत्म बात। ओके गाइस, ये मीडियन का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले में क्या क्या है वो देखो। पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये मतलब कैलकुलेट करो। तो फर्स्ट एज इट इज ले लो, फिर 20 प्लस 60 ऐड करते चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट है 160 192 फिर ये 200। ठीक है, अब इसमें देखो n/2 क्या होगा? n/2 100 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा फ्रीक्वेंसी n होता है, ये पूरे का सम, फ्रीक्वेंसी का सम। तो n/2 100 हो जाएगा क्योंकि पूरा 200 है, तो 100 हो गया। अच्छा, अब मैं बताऊं, अब इसका जो 100 है ना, ये 100 निकला, उससे जो नेक्स्ट बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट बड़ी 100 से क्या है? 160। तो उसका जो ये इंटरवल है वही होगा मीडियन क्लास और वही होगी मीडियन फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 80, तो ये हो गया आपका 80। उसके बाद जो मीडियन इंटरवल है उसका जो लोअर इंटरवल है वो होता है एल, यानी एल हो गया 10। एच होता है कितने कितने के इंटरवल चल रहे हैं, यानी 5 के चल रहे हैं, तो ये हो गया 5। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जो ये हमारी मीडियन क्लास है उसकी उससे एक पहले वाली, यानी 80। बस ये सारी चीज डालो, आंसर निकालो। ओके गाइस, ये क्वेश्चन है मोड का और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज। तो इसमें पूछा है, इसमें दे रखा है मोड की वैल्यू 54, तो बेसिकली इसकी वैल्यू दे रखी है 54। ठीक है, और हमें ये फॉर्मूला पता है L प्लस एच एफ एम माइनस एफ प्रीवियस अपॉन 2 एफ एम माइनस एफ प्रीवियस माइनस एफ नेक्स्ट। तो ये सब क्या क्या होता है समझ लो। तो एफ एम यानी कि मॉडल फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। तो एफ एम हो गया आपका 16। ठीक है, एफ एम हो गया आपका 16। एफ प्रीवियस मतलब उससे पहले वाली, तो प्रीवियस हो गई एफ जो कि हमें निकालनी है। एक्स नेक्स्ट भी आप समझ गए होंगे, उसके बाद वाली यानी ये 12। उसके बाद आपका एल क्या होता है? जो ये हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी है ना उसका लोअर इंटरवल, तो एल हो गया आपका 45। और एच क्या होता है? एच मतलब होता है कितने कितने के इंटरवल चल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं 15 के चल रहे हैं, 15 30 30। ये सारी चीजें हमें पता चल गई, मोड की भी पता है, तो फॉर्मूले में डाल के हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट्स इट।